और वेलकम बैक टू डीएस डायरीज। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आज हर एक इंडियन के प्राइड की वजह बन चुका है और वो है चंद्रयान 3। आप सब जानते हैं चंद्रयान चंद्र पर लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को, जिसे आज से नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अब वो लैंड तो हो गया, पर वो वहाँ पे जाके करने क्या वाला है और उससे इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है वो तो हमें जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि हम लूनर सरफेस के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करना, और दूसरा प्रज्ञान रोवर मून सरफेस पे जाके मूव कर सकता है, इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करना, और तीसरा इंस्टॉल किए गए पेलोड से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करवाना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसरो ने ऐसा कहा था कि लास्ट 15 मिनट्स ऑफ लैंडिंग इज 15 मिनट्स ऑफ टेरर। ऐसा क्यों? क्योंकि मून की जो सरफेस होती है उसके ऊपर काफ़ी डस्ट होता है। जब हम 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे हम डीबूस्ट करते हैं, इसके वजह से एक फोर्स लगता है मून की सरफेस पे, जिसकी वजह से जो डस्ट है वो ऊपर आके हमारे एपरेटस को डैमेज कर सकता है। हमें करेक्ट एंगल पे, करेक्ट एल्टीट्यूड पे, करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल के साथ फायर करना पड़ता है। और सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो है मून की सरफेस का अनइवन होना। मून की सरफेस की अनइवन होने की वजह से अगर हम बराबर जगह पर लैंड नहीं करेंगे तो हमारे एपरेटस डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से स्कैनर लगाए गए हैं। प्रज्ञान रोवर के लूनर सरफेस पे मूव करने की कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना। अब प्रज्ञान रोवर पे 2 पेलोड्स इंस्टॉल्ड है। पहला अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये APXS मून सरफेस पे जाके उस पे प्रेजेंट एलिमेंट्स को स्टडी करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन लैंडर को पहुंचाएगा। और दूसरा लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, दैट इज़ LIBS। अब ये उन प्रेजेंट एलिमेंट्स के क्वांटिटी को पता करेगा और वो कितने अबंडेंस में वहाँ प्रेजेंट है, इस बात की इन्फॉर्मेशन विक्रम लैंडर पे पहुँचाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव, चंद्रयान पे लगाए गए पेलोड से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। अभी हमने बात की थी प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स के बारे में, वैसे ही विक्रम लैंडर में टोटल 4 पेलोड्स लगाए गए हैं। फर्स्ट पेलोड टेस्टेड चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये पेलोड चंद्रा की सरफेस पे जाके वहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करके हमें बताएगा। सेकेंड पेलोड इल्सा लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक आता है वैसे ही मून की सरफेस पे आता है मून क्वेक। इल्सा इसके बारे में स्टडी करेगा और हमें इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में बताएगा। तीसरा रामबा, दैट इज रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब ये क्या करेगा? ये मून के एग्जॉस्फियर यानी कि उसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट प्लाज्मा के वेरिएशंस को स्टडी करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अब चौथा, दैट इज LRA। ये पेलोड नासा के द्वारा इंस्टॉल किया गया है और इसका फुल फॉर्म है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। अब इसका काम बेसिकली ये है कि ये लेज़र बीम को शूट करता है किसी फार अवे ऑब्जेक्ट पे और उसके बाउंस बैक होने आने तक की डिस्टेंस को और उसके टाइम को मेजर करता है। इसके द्वारा हम मून और अर्थ के बीच में अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस और एग्जैक्टली अर्थ मून डायनामिक्स को स्टडी कर पाएंगे और फ्यूचर मिशंस के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और टेक्निकलिटीज़ को कैलकुलेट करने में हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उससे हम बहुत सारी डिस्कवरीज कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है वाटर आइस रिसर्व। मून के साउथ पोल पे बहुत ही कम या लिमिटेड अमाउंट में सनलाइट आती है, इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही एक्सट्रीम रहता है। यहाँ पे पानी आइस के फॉर्म में होगा। ये पानी को हम स्टडी करके देख सकते हैं यहाँ का पानी ड्रिंकेबल है या नहीं है, या हम इसको आगे के लूनर मिशन के लिए फ्यूल में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सेकेंड डिस्कवरी जो हम कर सकते हैं वो है लूनर हिस्ट्री के बारे में। यहाँ का एटमॉस्फेयर या यहाँ के सरफेस बहुत ही अनडिस्टर्ब होने की वजह से हम स्टडी कर सकते हैं मून का ओरिजिन, डेवलपमेंट और जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सोलर सिस्टम इवोल्यूशन मतलब अब लूनर सरफेस पे जो क्रेटर्स हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस कैप्चर्ड हैं जो सोलर सिस्टम के इनिशियल फेजेस से हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, और इन्हें स्टडी करके हम सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन, मून के जेनेसिस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ,
फ्यूचर लूनर बेस पोटेंशियल। अब मून पे पाए जाने वाले पानी और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स को यूज़ करके हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं और वहीं से अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हुई साइंस की बात। इसके अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए। पहला आता है नेशनल प्राइड। इतने कम बजट में, इतने कम रिसोर्सेज के साथ, जिसका बजट आदि पूरी मूवी से भी कम का है, उतने कम बजट में मून पे जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करना और 4th कंट्री बनना पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। और साउथ पोल पे तो फर्स्ट कंट्री जिसने सॉफ्ट लैंड किया है। ये तो हो गई नेशनल प्राइड बूस्ट की बात। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। आखिर चंद्रयान 3 से इंडियन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा? अब करंटली इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की वैल्यू है $8 बिलियन और चंद्रयान 3 से पहले हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी $40 बिलियन बाय 2040। बट अब अगर हम चंद्रयान 3 से मिलने वाले इन्फॉर्मेशन को करेक्टली यूटिलाइज करते हैं और उसकी पूरी पोटेंशियल तक उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो हमारी वैल्यू को हम बढ़ा के कर सकते हैं $100 बिलियन। तो ये एक काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, विच विल अल्टीमेटली प्लेस अस इन द एलीट क्लब ऑफ द स्पेस मिशन। सो ये था हमारी तरफ से चंद्रयान 3 के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।